मृगमरीचिका। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर नैनीताल से 10 कोस दूर एक गांव था, गंभीरा। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा रमणीय झील के पास बसा दुनिया की तितर बितर से दूर अपनी सुंदरता को समेटे हुए एक प्यारी सी जगह, जिसे न तो मुंबई जैसे बड़ी बड़ी इमारतों की लालसा थी, न दिल्ली जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कों के प्रति आकर्षण। उस गांव में एक बच्चा, लोकेश, अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता उसके जन्म के 2 वर्ष के बाद ही चल बसे थे। उसकी मां ने छोटी सी पारिवारिक दुकान से लोकेश को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी। उसके स्वास्थ्य और शिक्षा दीक्षा में किसी भी प्रकार के आभास से ही मां का हृदय गर्म तवे पर पड़े मोम के टुकड़े की तरह पिघल जाता और मां दुकान को देर रात तक खुला रखकर कुछ और पैसे इकट्ठा करने की सारी जुगत लगा लेती, ताकि उसके बेटे को विद्यालय में फीस के लिए कभी किसी का ताना न सुनना पड़े। वीरान पड़े उस गांव में न तो कोई पर्यटक आता, न ही कोई इतना अमीर था कि उस बुढ़िया के कुछ सामान खरीद कर उसे नकद पैसे दे। ज्यादातर गांव वाले नून तेल के पैसे भी बूढ़ी काकी को मीठी मीठी बातों में फुसला कर उधार कर बैठते थे। लोकेश का विद्यालय नैनीताल कस्बे में था, जिसे वह अपनी सवारी यानी कि साइकिल पर बैठकर बड़े मौज में पूरी करता था। हवाओं से अटखेलियां करता जब वह पहाड़ी ढाल पर से उतरता तो हवा की गति को भी चकमा देते हुए विद्यालय की दूरी को चंद ही क्षण में पूरा कर लेता था। आज भी एक सामान्य दिन था। लोकेश विद्यालय जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था। आज परीक्षा थी तो थोड़ी जल्दी में था, ताकि विद्यालय पहुंचकर अपने दोस्तों से परीक्षा से पहले विषय पर थोड़ा शास्त्रार्थ कर लिया जाए। लोकेश पढ़ने में होनहार था और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम ही आता था, पर हर बार परीक्षा से ऐसे घबराने लगता था जैसे एक कुम्हार घने बादलों को देखकर होता है। माँ से आशीर्वाद लेकर लोकेश ने अपने विद्यालय की ओर प्रस्थान किया। कुमाऊनी लोकगीत गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी साइकिल को हाँक रहा था, ताकि शरीर कुछ गर्म हो सके। पूस के महीने की हाड़ कंपाने वाली सर्दी बर्फबारी के बाद और भी निर्दयी हो उठती है, और लोकेश के पास एक पुराना याक के खाल की बनी हुई मिर्जी था, जिसके मरम्मत किए सुराखों से सुर्ख हवाएं जब बदन को सहलाकर निकलती थी तो ऐसा लगता है कि हड्डियों से बने जूते की मरम्मत कोई मोची अपने सूजे से कुरेद कुरेद कर रहा हो। सूरज की लालिमा गंभीरा की सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट कानों में ऐसे स्वर प्रस्तुत कर रही थी जैसे वो लोकेश के परीक्षा के अच्छे परिणाम के लिए मंगल गीत कर उसे शुभकामनाएं दे रही हों। स्कूल से 2 कोस दूर एक तीव्र मोड़ आया। लोकेश इस तीव्र मोड़ से परिचित था और अपने चिरपरिचित तरीके से साइकिल को थोड़ा तिरछा करके घुमाव लेने लगा। सामने एक काला नाग फर्न फैलाकर बीच सड़क पर बैठा था। सकरी रोड को देखते हुए उसने नाग के बगल से पूरे जोर से साइकिल निकालने की कोशिश की, पर उसकी इस तीव्र गति से नाग घबरा गया और उसने लोकेश के ऊपर पूरे जोर के साथ हमला किया। लोकेश ने उसके इस हमले को भांप लिया था और उसने अपनी साइकिल को सड़क से नीचे रेल दी, पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ढलान से नीचे गहरी खाई में कई पलटियां खाता लुढ़कने लगा। उसका हृदय पूरे गति से ध्वंद करने लगा। पूरे शरीर में इतनी पीड़ा उसने आज तक महसूस नहीं की। कुछ गज नीचे जाते वक्त देवदार के पेड़ से टकराकर वह रुक गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ढोल नगाड़ों की आवाज और बेढंगे गीतों से उसको होश आने लगा। उसने आंख खोलने की कोशिश की, पर असहनीय दर्द की वजह से कुछ भी देखने में असमर्थ कष्ट से कराहता हुआ। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? आज तो मेरी परीक्षा थी। मैं तो परीक्षा देने जा रहा था। ये लोग गाने बजाने वाले कौन हैं, जिनके न बोली समझ आ रही, न इनकी भाषा, न इनका संगीत? लोकेश बुदबुदाया। उसने उठने की कोशिश की, पर पूरे शरीर में इतनी पीड़ा थी कि उठ नहीं पाया। लेटा हुआ बस वह अपनी बात रखने की कोशिश करने लगा। कोई है, कोई मेरी आवाज सुन रहा है। मैं कहाँ हूँ? पर उसकी आवाज उसके गले से मुंह तक आने से पहले ही दम तोड़ दे रही थी। वहां तो शोर का पूरा जमावड़ा था। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला। बाहर से उतनी रोशनी आ रही थी किसी ने सूरज को उस कमरे के द्वार के बाहर बांध दिया हो। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि वह किसी अंधेरे कमरे में बंद था, तभी कुछ दृश्य नहीं था। 2 लोग आए। उनकी बनावट कुछ ऐसी थी जिसके बारे में न तो उसने कुछ सुना था न पढ़ा था। गहरे काले रंग के लोग, बेढंगे पत्तों और छालों से बने वस्त्र पहने लोग आदिमानव जैसे प्रतीत हो रहे थे।
उन्होंने लोकेश को बाजुओं से पकड़कर घसीटा। दर्द के मारे लोकेश की चीख निकली। उन दोनों में से एक ने घूरकर लोकेश की तरफ देखा। उसकी लाल लाल आंखें किसी भट्टी में कोयले की तरह दिख रहे थे। उन्हें देखते ही लोकेश अपना सारा दर्द भूल गया। वो लोग उसे एक जालीनुमा कमरे तक ले गए। वहाँ और लोग भी थे, बच्चे, औरतें और पुरुष, पर कोई भी बुजुर्ग नहीं दिखा। लोग उसे देखने को बहुत उत्साहित थे। किसी उत्सव जैसा मालूम पड़ता था, पर उत्सव किस बात की, यह न तो किसी विवाह का समय था न तो किसी त्योहार का। लोकेश मन ही मन बहुत चिंतित होता जा रहा था, पर जमीन पर लेटे रहने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ये वह क्षण था जब उसे अपनी परीक्षा से ज्यादा अपनी माँ की फिक्र होने लगी। एक मैं ही तो हूँ माँ के पास, मुझे भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा तो मेरी माँ का क्या होगा। उसके जीने का सहारा तो मैं ही हूँ, मेरे बिना मेरी माँ क्या करेगी, किसको प्यार करेगी, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। इतना सोचते हुए फिर से पूरे हिम्मत के साथ जोर लगाकर कंठ से कुछ शब्द निकाले। तुम सब कौन हो, मैं कहाँ हूँ। फटाक, एक जोर की लात उसकी पीठ पर लगा। किसी ने गर्म तवे से दाग दिया हो। उसकी आंखों से आंसू सैलाब की तरह बाहर आने लगे। उसकी आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। आंख खुली तो वह पिंजरे नुमा घर में था, जिसमें फुसकी छत के अलावा सब कुछ बांस का था और उससे आर पार देखा जा सकता था। उसके बगल में एक मिट्टी का पात्र था जिसमें भुना हुआ मांस रखा हुआ था और दूसरे पात्र में पानी। इतना एहसान क्यों? उसने उनके इस सम्मान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको घर जाना था किसी भी कीमत पर। पास ही एक व्यक्ति पहरा दे रहा था। बाकी लोग किधर गए, उसने सोचा। तभी एक फिर कहीं दूर से वही पुरानी जानी पहचानी ढोल मंजीरों की आवाज आनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में एक झुंड नाचते गाते वहां आ पहुंचा। एक लकड़ी की बग्घी पर एक वृद्ध बैठा था जिसने फूलों की हार पहन रखी थी। उसे बग्घी से नीचे उतारा गया। बिल्कुल राजसी अंदाज पर राजसी ठाठ नदारद। वो वृद्ध राजा मालूम पड़ता था, क्योंकि सब उसको ही खुश करने में खुश थे। वह भी बग्घी से उतरकर सामने की तरफ रखे बड़े पत्थर की बड़ा। संगीत बंद। सब कुछ ऐसा शांत हो गया जैसे वहां कोई हो ही नहीं। सब एकदम स्थिर, शांत, बिना कि किसी हलचल के बूत बने खड़े थे। लोकेश सब कुछ बहुत ही उत्साह से देखता चला जा रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने पत्थर के पास जाकर कुछ समय तक अनजान भाषा में बड़बड़ाया और वहीं लेट गया। पीछे से एक पहलवान सरीखे का व्यक्ति आया जिसके हाथ में नंगी तलवार थी। खचाक, अगले ही पल उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। लोकेश सुन्न हो गया। काटो तो खून नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही धुन फिर शुरू हो गई, वही नृत्य, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। पर लोगों की भीड़ उसकी लाश के पास पहुंची और फिर जो हुआ उससे लोकेश फिर बेहोश हो गया। सारे बच्चे, महिलाएं और पुरुष उसकी लाश को कच्चा अपने दांतों से चबा कर खाने लगे थे। सबके मुंह खून से सन चुके थे। नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी, पर शरीर का दर्द कुछ कम था। देखा तो एक विचित्र लेप उसके पूरे शरीर पे था, पर कैसा लेप था ये? क्या इससे मैं भी मर जाऊंगा? लोकेश के मन में ये प्रश्न बार बार कौंधने लगा। उसने बाहर खड़े रखवाली कर रहे व्यक्ति को आवाज दी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? पर सामने से कोई उत्तर नहीं मिला, जैसे वह बहरा हो और उसने कुछ सुना ही न हो। पूरा दिन भय और अनजाने ख्यालों में ही गुजर गया और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिनों के अंतराल पर ऐसे ही वृद्धों की बलि दी जाती थी और बाद में भूखी प्रजा अपने तृप्त करने के लिए उस वृद्ध निर्जीव शरीर पर कूद पड़ते। भूख से बेहाल लोकेश बिल्कुल कमजोर हो चुका था। हड्डियों का ढांचे जैसा उसका शरीर अभी भी मृत्यु को लात मार रहा था। वो आदमखोर नहीं था, शायद इसीलिए उसने पानी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया था। आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दो लोग उसके पास आए, उनके हाथ में एक फूलों की माला थी जिसे उन्होंने उसे पहना दिया। लोकेश समझ गया कि आज अंत निश्चित है। उसने उनसे लाख विनती की, पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। हार पहनाने के बाद लोकेश को पिंजरे में फिर से बंद कर दोनों लोग कहीं चले गए। लोकेश आंख बंद कर अपनी माँ को याद करने लगा। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पीछे से वही नगाड़ों, ढोल मंजीरों की आवाज आनी शुरू हो चुकी थी। बहुत कम वक्त था उसके पास शेष बचा था, जिसे वह भगवान और अपनी माँ के ख्यालों में ही गुजरना चाहता था।
एकाएक उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। एक बच्चे के साथ आई उस स्त्री के ललाट पर चंद्रमा की तरह शीतलता छाई हुई थी। उसके वस्त्र में भी थोड़ी विभिन्नता थी। जानवरों के हड्डियों से बने आभूषणों से सुसज्जित वह स्त्री बहुत शांत थी। पीछे से लोगों का हुजूम बढ़ ही रहा था, जिसका अंदाज ध्वनियों के तेज होने से लगाया जा सकता था। वो स्त्री उसके पिंजरे के पास आई और बिना कुछ बोले लोकेश को घूरने लगी। लोकेश डरकर उससे जाने देने की विनती करने लगा, पर उसने कोई हरकत नहीं की। लोकेश फुट फुट कर रोने लगा। वह स्त्री एक कदम पीछे जाकर रखवाली कर रहे इंसान को अपनी भाषा में कुछ कहा, जैसे कोई आदेश दे रही हो, और उसने झुककर उसको अभिवादन की मुद्रा में कुछ कहा और दरवाजा खोल दिया। यह क्या? जिस मुक्ति की कामना कर रहा था वह सामने थी, पर मन भय से मदमस्त, कहीं मुझे मारने के लिए तो ये सब नहीं। उस स्त्री ने इशारे से बाहर आने को कहा और पहाड़ी की दूसरी ओर हाथ घुमाकर मुझे जाने के लिए इशारा किया। उस स्त्री का बच्चा उससे चिपक गया, शायद मुझे देख के डर गया हो या अपनी माँ के फैसले का परिणाम पता हो। उनको देखकर माँ की याद आ गई और पूरे हिम्मत के साथ उसने दौड़ लगा दी। इतना तेज वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागा। शरीर जवाब दे रहा था, पर जब तक उसके कानों में उस बीभत्स संगीत की धुन आती रही तब तक उसने अपनी गति धीमी नहीं पड़ने दी। फेफड़े मुंह से बाहर आने को तैयार था, पर काट के खाए जाने का डर उसके भागते हुए मरने पर हावी था। संगीत की ध्वनि अब समाप्त हो चुकी थी। एक छोटी पहाड़ी को चढ़कर वह अपने विद्यालय वाले चिरपरिचित सड़क पर आ चुका था। अब बस एक ही चिंता का विषय था, वह थी उसकी माँ। भागते भागते वह अपने घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। माँ। घर में घुसकर देखा तो माँ कपड़े सिल रही थी। अरे अरे, कहाँ से तूफान की तरह आ रहा है। लोकेश अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। क्या हुआ मेरे लाल को? किसी ने कुछ बोला क्या विद्यालय में? परीक्षा की वजह से दुखी हो क्या? लोकेश हैरान हुआ कि इतने दिन बाद लौट के आया हूँ, फिर भी माँ को तनिक भी चिंता नहीं हुई। माँ, तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे था मैं? क्या क्या देखा, कितने दिन कष्ट में बिताए, तुम्हें मालूम है? कितने दिन? अभी आज सुबह ही तो परीक्षा देने गए थे तुम मेरे कलेजे। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।